प्रोफेसर त्रिपाठी भाई, कुछ नया तो हुआ नहीं है। पाकिस्तान तो जग जाहिर है क्योंकि उसकी नीयत ऐसी ही है और हरकतें भी ऐसी ही हैं। तो आपको लगता है कितनी औकात है मुनीर की कि डबल क्रॉस कर ले? एक्चुअली जब रोमांस दो तरफा होता है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, मुनीर का रोमांस ट्रंप के साथ और ईरान के साथ ये वही स्थिति आ गई है, सैंडविच की तरह मुनीर फंस गए हैं। दरअसल मैं थोड़ा सा हिस्ट्री को डिकोड करना चाहूंगा। रिचर्ड निक्सन ने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट याह्या खान को बोला था कि तुम मेरे बहुत ही यार हो, मेरे डियर हो, और इसी ट्रंप ने भी मुनीर को बोला था कि तुम मेरे डियर फील्ड मार्शल हो। तो जब अमेरिका के दिल में पाकिस्तानी के सारे डिक्टेटर बसते हैं तो मुझे लगता है वहां इशू कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब ये रिलेशनशिप स्टेटस कॉम्प्लिकेटेड है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि दोनों धड़ों पर खेलना, और इसीलिए विश्वास का संकट इस देश के साथ हमेशा बना हुआ है। तो फितरत ही सही नहीं है, मतलब दो नाव में पैर रखता है, कभी किसी के लिए उधार लेने के लिए चला जाता है, कभी किधर चला जाता है। मतलब ईरान से कह रहा है कि नहीं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो वहीं साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो इजराइल को भी डरा रहा है और फिर कहता है नहीं हम शांति वार्ता कराएंगे। तो समझ से परे सऊदी का साथ देगा, ईरान का देगा, इजराइल से नफरत करेगा, अमेरिका के साथ रहेगा, चीन को खुश करेगा। तो भैया कॉम्प्लिकेटेड तो पाकिस्तान है। लेकिन सर यहां से जब आपने याह्या खान का जिक्र किया, जब उन्होंने अपना फेवरेट फील्ड मतलब मार्शल बताया था, उन्हें जब अपना फेवरेट जनरल बताया था, तो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी बहुत अच्छा आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा। तो ऐसा तो नहीं है ये मोहब्बत जो है पाकिस्तान के और टुकड़े करा के दम लेगी? ये यही है पाकिस्तान जो आज ब्लीड हो रहा है, जो अफगानिस्तान उसको मार रहा है, यहाँ से ईरान में संदेह है, और ट्रंप के लोग, अमेरिका के थिंक टैंक कहता है कि ये रेड कारपेट नहीं है, ये रेड फ्लैग है। तो मुझे लगता है ये ब्लीडिंग की कहानी शुरुआत हो चुकी है डिप्लोमेटिकली। वैसे तो ब्लीड ही हो रहा है पाकिस्तान, उसका अपना इतिहास है ब्लीड करने का, लेकिन इतनी बात तो सत्य है कि ये देश वो देश है कि जहां पर पूरी दुनिया के किसी लैंडस्केप में विश्वास जैसे शब्द पाकिस्तान की सरजमी पर कहीं नहीं टिकता है, ट्रस्ट कहीं नहीं टिकता है। और इसीलिए मुझे लगता है, इसीलिए आसिम, आप समझिए कि ईरान के जब आसिम सुलेमानी को मारा गया था, IRGC का जो थे, तो ये कहा जाता है कि ईरान के क्लोज है। कैसे ईरान का कोई क्लोज हो सकता है? तुम सऊदी के पास जा करके बैठते हो, टर्की के साथ बैठते हो, इजिप्ट के साथ बैठते हो, और उधर अमेरिका के साथ बैठते हो। तो ये बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान का जो चरित्र, चाल और चेहरा है वो हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड रहा है। वो इसलिए रहा है कि इसका अपना कोई वजूद नहीं है, जिसका वजूद नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है, जिसमें पावर नहीं है, पिनाक जी, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर कहीं टिकता नहीं है। जिसकी नींव ही ना हो तो भला वो कहां से ठहरेगा? वो हवा में ऐसे ही बबल ही करता रहता है, हवा में उड़ता रहता है। ट्रंप हवा भर देते हैं तो उड़ जाता है, जिनपिंग हवा भर देते हैं तो उड़ जाता है, सऊदी से पैसे मिल जाते हैं तो थोड़ा चौड़ा जाता है, और फिर जब सर पे आती है तो उधर भागा फिरता है। एक मॉड्यूल बेहल साहब, आपको क्या लग रहा है, आपकी जो समझ है, जो सामरिक समझ की हम बात करें, आपका जो मिलिट्री एक्सपीरियंस है, क्या पाकिस्तान वाकई में ऐसा कर सकता है? क्योंकि अगर धर्म के नाम पर देखें तो वो ईरान को बिट्रे नहीं कर सकता, सऊदी से पैसे लिए उसका साथ छोड़ नहीं सकता, IRGC से मुनीर की नजदीकियां जग जाहिर हैं जितनी गर्मजोशी के साथ वो मिलते हैं। तो ऐसे में क्या टू टाइमिंग कर सकते हैं? वो औकात है इतनी? बेनाज जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं एक चीज पहले भारतीय सेना के बारे में बोल दूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन जब ये बात आती है भारतीय सेना की तो हम ये कहते हैं, लेकिन जहां बात आती है पाकिस्तान सेना की, इतनी बोट्स के ऊपर वो ट्रैवल करता है। एक चीन की बोट है जहां से 81% वो लेता है वेपन सिस्टम्स, दूसरी अमेरिका की गोद में हमेशा बैठा रहता है ट्रंप, और वो तो लंच करते हैं दोनों मिलके, बड़े अच्छे दोस्त हैं। बताया ना, लव एंड हेट रिलेशनशिप है दोनों की, बड़ी अच्छी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं ईरान के साथ वो लड़ भी रहे थे। आपको जनवरी 2024 की बात बताता हूं, जब ड्रोन्स और मिसाइल्स दोनों साइड से चली थी 18 और 20 जनवरी 2024 को। वहीं कहीं ना कहीं वो पास दिखता है, सऊदी अरेबिया के भी पास दिखता है, कतर के भी पास दिखता है, इजिप्ट के भी पास दिखता है, टर्की के भी। क्यों? क्योंकि एक साइड पे सुन्नी मुस्लिम है, एक साइड पे शिया मुस्लिम है। धर्म का नाम जब आता है मुस्लिम ब्रदरहुड, तो वो कहता है मैंने न्यूक्लियर वेपन बनाया था, किसके लिए? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, इस्लामिक कम्युनिटी के लिए। लेकिन किसके अगेंस्ट? सऊदी अरेबिया उसको ईरान के अगेंस्ट देखता है। इस युद्ध में सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था ये युद्ध अभी रुके, लेकिन दोनों साइड से हम ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा क्या है
पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि ट्रंप ने उनको चूज किया, ईरान ने उनको चूज किया? वो इसलिए चूज किया कि उनको जरूरत किसी ऐसे स्टेट की थी जो सब जगह बिक जाता है। और क्यों थी ये स्टेट की? क्योंकि दोनों 40 डेज से 40 दिन से लड़ रहे थे। एक फटीग आना शुरू हो जाता है उनके देश के अंदर, अपने देश के अंदर। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी थी, एब्सटेन फाइल चल रही थी, गैस की कीमत $4 पर गैलन से ऊपर चली गई थी। और कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर लगने लग गया था कि रिपब्लिकन पार्टी का पतन करेगा कोई तो वो ट्रंप होगा। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, तो दोनों ने ये सोचा कि चलो कम से कम ये दोनों साइड पे मैसेंजर बॉय की तरह तो हो जाएगा अगर मध्यस्थता नहीं कर सकता। और जब उसने मध्यस्थता करने की कोशिश की दोनों नावों पे पैर रख के, तो कहां गिर रहा है वो? पानी के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे लड़ाई होगी, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा, वो इस समय क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहा है। यहां पर सवाल यही है कि अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस, हम ये आज क्यों जिक्र कर रहे हैं, यहां पर पाकिस्तान की औकात मिडिलमैन से ज्यादा मीडिएटर की तो थी ही नहीं। भाई मीडिएटर बनने के लिए आपका रसूख होना चाहिए, आपका रुतबा होना चाहिए, आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप दोनों मुल्कों को किसी तरह का दबाव, किसी तरह का लालच, प्रलोभन दे सके। वो पाकिस्तान की हैसियत थी नहीं, तो मिडिलमैन की भूमिका जो है वो निभा रहा था। लेकिन मिडिलमैन बन के अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप मिस कैलकुलेशन करवाएंगे, तो दीपक वोरा साहब, ये तो जिसे कहते हैं ना, आग ऑलरेडी लगी थी, आप पानी डालने के बजाय उसमें आप तो घी डाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत अहम प्रश्न पूछते हैं और सारे हमारे विशेष मेहमान जो यहाँ बैठे हुए हैं फिर मेरे साथ जो हैं, बहुत अच्छा लगता है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भले ही मेरी 75 साल की उम्र हो। अरे ताली तो बजा दिया करो ना। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, इस समय जो हो रहा है वहां पर, अगर जिहादिस्तानी क्या नाम है उस देश का, हमारे पड़ोसी का, पाकिस्तान, क्षमा कीजिए, तो अगर वहां पर मीटिंग होती है, मुझे याद दिलाती है सर्कस की। सर्कस में शुरुआत होती है, वो हवाई कलाबाज जो होते हैं, ट्रपीज आर्टिस्ट, एक इधर से उधर जाता है, दूसरा इधर से, इकट्ठे कभी नहीं होते, तो लोग ताली बजाते हैं। फिर सबसे जरूरी सर्कस में कौन होता है? जोकर, क्लाउन। क्लाउन तो मुनीर है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, और सूत्रधार कौन है? सूत्रधार इजराइल है। बेटा अब एक चीज जरा मुझे 1 मिनट में समझा देता हूं। जंग या जो मीटिंग हो रही है वो न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल्स या हमास हिजबुल्लाह के बारे में नहीं हो रही। इजराइल नहीं था वहां, ना जाएगा, क्योंकि ईरान 1800, याद रखिए 1800 किलोमीटर दूर है इजराइल से। वो कभी अपनी सेना से हमला नहीं कर सकता। हमला कर सकता है उसका दामाद हिजबुल्लाह। हमास एक दूसरे दामाद को खत्म कर दिया, हूती भी खत्म होने वाले। इसीलिए इजराइल वॉशिंगटन गया, वहां लेबनी सरकार, क्योंकि लेबनान देश तो खत्म हो गया, हिजबुल्लाह ही है, मुलाकात की और बोला अब हम दोस्त बनेंगे और मिलके हिजबुल्लाह को ठोकेंगे। ये इजराइल की जीत है। ईरान तो साइड शो रह गया है। अब हथियार बनाएंगे कि नहीं? फाइनल क्वेश्चन, अगर आप लोग इस्लामिक धर्म से वाकिफ हैं, कुछ हद तक मैं हूं, कई इस्लामिक देशों में काम किया, 20 साल वहां रहा हूं, क्या परमाणु हथियार बनाना इस्लाम में जायज है या हराम है? सोचिएगा, क्योंकि मैंने एक मुल्ला से पूछा था, कहते हैं हराम है। 2001 ने अली खमैनी ने एक फतवा किया था कि नो न्यूक्लियर वेपन्स। 2024 में बोले अच्छा जरूरत पड़े तो बना लेना। तो फिर उनको ठोका गया, हटा दिया गया। और अब आप देखेंगी वहां पर क्या। मेरा मानना है बेटा, 2 दिन के अंदर अगर ये पीछे नहीं हटा इस्लामिक, ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नहीं है, इस्लामिक है, अगर ये नहीं हटे पीछे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको ठोकेंगे अच्छी तरह इजराइल के साथ मिलके। कितनी मार खा सकते हो, ये क्षमता होती है। मेरा मानना है अब राउंड 2 शुरू होने वाला है और पिंजड़े वाली मुन्नी बाई बैठ के ताली बजाएगी ऐसे वहां।